हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। अब जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने लक्ष्मीकांत के सेवेंथ एडिशन बुक को चैप्टर बाय चैप्टर कवर करने के लिए लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की एक सीरीज शुरू की है। अभी तक हमने इसमें 4 चैप्टर्स को कवर कर लिया है, जिसमें आपका संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की अवधारणाएं और संविधान की विशेषता। हमने इन 4 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। आज हम 5वें चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर है हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रस्तावना। अब इस चैप्टर में हम ओवरऑल जो 6 एस्पेक्ट हैं, इस पूरे चैप्टर को मैंने इन 6 एस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के इंग्रेडिएंट्स यानी प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं, इस प्रस्तावना में कीवर्ड्स जो हैं उनका क्या मतलब है। फिर हम देखेंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। फिर हम प्रस्तावना को संविधान के एक पार्ट के रूप में देखेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक पार्ट है, इस पे क्या क्या डिबेट्स रहे हैं, क्या क्या केसेस रहे हैं और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। तो हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। तो इन 6 हेडिंग के जरिए हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि आप वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने पे ध्यान दें। आप जब रिवाइज करें तो इसके पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी चाहूँगा कि आप जब भी वीडियो को देखें तो सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि देखने पे। तो चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना है क्या। आखिर प्रस्तावना हमारे पॉलिटी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। तो जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का एक ब्लूप्रिंट है, यानी प्रियम्बल ही वो ढांचा है जिसके आधार पे इतने बड़े संविधान का निर्माण हुआ है ना। प्रियम्बल उस ढांचे के बारे में बताता है जिसके इर्द गिर्द हमारा संविधान बुना गया है, उन आदर्शों के बारे में बताता है जिसके इर्द गिर्द हमारा संविधान बुना गया है। प्रस्तावना हमारे संविधान का एसेंस है, हमारे संविधान का प्रीफेस है। जो प्रस्तावना है ये उसी उद्देश्य प्रस्ताव का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसे 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव में बातें लिखी हुई थी उन्हीं बातों को मोटा मोटा प्रस्तावना में भी शामिल कर लिया गया है। और संविधान की प्रस्तावना के महत्व को देखते हुए N.A. पालकीवाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी है। यानी N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दुनिया में पहला लिखित संविधान अमेरिका ने ही बनाया था और उसी संविधान में एक प्रस्तावना लिखी हुई थी, वहीं से हमने अपने संविधान में प्रस्तावना को उधार लिया है। अगर हम अपने प्रस्तावना के बारे में देखें तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो जो बातें लिखी हुई है वो आपके स्क्रीन पे है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अब इसमें देखें कि इसमें किन किन बातों का जिक्र है। सबसे पहले भारत एक राज्य के रूप में भारत की प्रकृति क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारे संविधान के उद्देश्य क्या क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और फिर पूरे देश में बंधुत्व को बढ़ाना, ये हमारे संविधान के कुछ उद्देश्यों में शामिल है। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना थी। तो अभी हमने देखा कि प्रस्तावना क्या है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उनके तत्व क्या क्या है, वो हमें किन किन बातों को बताती है।
तो सबसे पहली चीज जो हमें हमारी प्रस्तावना बताती है वो ये कि भारतीय संविधान की जो अथॉरिटी है उसका सोर्स भारत के लोग हैं, भारत की जनता है। यानी भारतीय संविधान को शक्ति ही भारत की जनता से मिलती है। फिर दूसरी चीज जो हम प्रियम्बल हमें बताती है वो ये कि इंडियन स्टेट की प्रकृति क्या है, भारतीय राज्य का स्वरूप क्या है, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है। तो भारतीय राज्य की प्रकृति के रूप में संविधान हमें बताता है कि भारत एक संप्रभु राज्य है, एक समाजवादी राज्य है, एक पंथनिरपेक्ष राज्य है और एक लोकतांत्रिक और गणराज्य है। ये हमारे भारत की प्रकृति है। फिर प्रस्तावना हमें संविधान के उद्देश्य बताता है, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, जिसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 प्रकार की समानता है और फिर बंधुत्व को बढ़ाने की बात की गई है। इन सारे उद्देश्यों के साथ साथ प्रस्तावना हमें संविधान के इनैक्ट होने की तिथि भी बताती है, जो कि 26 नवंबर 1949 है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रस्तावना हमें 4 मुख्य बातों को बताती है। अब आइए डिटेल में उन सारे वर्ड्स को देखते हैं जिनकी चर्चा हमारे प्रियम्बल में की गई है। उनमें सबसे पहला जो शब्द है वो है सोवरेन, यानी संप्रभु। आखिर संप्रभु होने का क्या मतलब होता है? अब इंडिया एक संप्रभु राज्य है। इसका मतलब यह है कि भारत अपने आंतरिक या बाह्य मामलों के निपटारे के लिए किसी भी शक्ति के दबाव में नहीं है। वो शक्ति बाह्य भी हो सकती है, वो शक्ति आंतरिक भी हो सकती है। तो भारत अपने आंतरिक मामलों का निपटारा अपने स्वयं की विवेक के अनुसार, अपने स्वयं की क्षमता के अनुसार और अपने देश के हित के अनुसार कर सकता है। भारत पर किसी भी बाह्य शक्ति का दबाव नहीं है। संप्रभु होने का मतलब सीधा सीधा ये होता है। अब जब हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली, यूएन की मेंबरशिप ली, तो एक सवाल भारतीय राज्य की प्रकृति पर उठाया गया कि भारत की संप्रभुता पर कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप और यूएन की मेंबरशिप एक चोट करती है। लेकिन इसका जवाब देते हुए जो भी विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप और यूएन की मेंबरशिप से भारत की संप्रभुता पर कोई भी खतरा नहीं है। भारत की संप्रभुता अभी भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी, क्योंकि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, तो हम अपने देश के हित के अनुसार, अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में सोच के लेते हैं और हम किसी भी बाह्य शक्ति के दबाव को महसूस नहीं करते। किसी भी बाह्य शक्ति को हम अपने आंतरिक मामले में इंटरफेयर करने नहीं देते। तो ये एक छोटा सा डिबेट था जो हमारे सोवरेंटी को लेके आया था। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सोशलिस्ट। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। लेकिन क्या इससे पहले भारत सोशलिस्ट नहीं था? क्या भारत समाजवादी नहीं था? इससे पहले भी भारत समाजवादी था और भारत में समाजवाद के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो हमारे डीपीएसपीज में लिखे हुए थे। तो भले ही सोशलिस्ट वर्ड संविधान में 1976 में शामिल किया गया हो, लेकिन समाजवाद की जो भी मूल भाव होते हैं वो हमारे डीपीएसपी के सर्टेन प्रोविजंस पहले से समाहित किए हुए हैं और भारत पहले से एक समाजवादी राष्ट्र था। अब भारत का जो समाजवाद है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दरअसल समाजवाद 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दूसरा होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद। जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है यह मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है। वहीं कम्युनिस्ट सोशलिज्म नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, यानी जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों के राष्ट्रीयकरण की बात करता है। फिर जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है यानी लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो देश में गरीबी को समाप्त करने की बात करता है और जितने भी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हमारे देश में हैं उन सब से डील करने की बात करता है। तो हमने अपने देश के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अब मैंने आपको जब सब कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं वीडियो देखी वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एक अच्छा संविधान किसी भी देश के इतिहास को, किसी भी देश के समाज को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को और किसी भी देश के राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है।
तो यहाँ पे जब हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया तो हमने अपने सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव को, अपने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को, अपने सारे पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया। अब जो भारतीय समाजवाद है वो गांधीज्म और मार्क्सिज्म का मिश्रण है, लेकिन गांधीज्म की तरफ इसका ज्यादा झुकाव है। और हाँ, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में एक चीज मैं बताना भूल गया कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है, वहीं कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जो है ये एब्सोल्यूट नेशनलाइजेशन पर डिपेंड करता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कुछ क्षेत्र पर निजी अधिकार भी होता है और कुछ क्षेत्र पर सरकारी अधिकार भी होता है। तो हमारे यहाँ दोनों का मिश्रण है जो कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का पार्ट है। अब जब 1991 में भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए तो इन्होंने हमारी जो सोशलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है उस पर थोड़ा सा बट्टा लगाया। कहने का मतलब ये कि जब हमने 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करके अपनी इकोनॉमी को खोला तो हम कैपिटलिज्म की तरफ यानी पूंजीवाद की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुक गए। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स ने हमारे जो सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल्स हैं उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट हो आप उसको दोबारा सुने, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का पूरा पूरा चैप्टर है। आपको हर चीज की समझ होनी चाहिए। संविधान में क्या लिखा हुआ है इसको रट लेना आसान है, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है और ये समझना बहुत जरूरी है अगर आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तैयारी करनी है तो, कि जो भी शब्द लिखे हैं उसका असल में अर्थ क्या होता है, वो शब्द हमारे संविधान में क्यों लिखे हैं। चलिए अगले वर्ड पे पढ़ते हैं। अगला वर्ड है सेक्युलर, यानी हिंदी में इसको पंथ निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल किया गया है संविधान में। अब ये शब्द भी हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। ठीक है, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार वाले जो प्रावधान हैं जिन्हें अनुच्छेद 25 से 28 में लिखा गया है, वो प्रावधान पहले ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करते थे, परंतु संविधान में स्पेसिफिकली 1976 में इस वर्ड को ऐड कर दिया गया। अब सेक्युलरिज्म दो टाइप के होते हैं। मैंने आपको पहले संविधान की विशेषता वाले चैप्टर में बताया है, अब देख सकते हैं, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। तो सेक्युलरिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, दूसरा होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। जो वेस्टर्न टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म है वो नेगेटिव है। नेगेटिव इन द सेंस कि वहां पे राज्य और धर्म, स्टेट और रिलीजन, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों में कंप्लीट सेपरेशन है। वहीं भारत में जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म है। अब ये देखिए, ये भी हमारे समाज के और हमारी परंपराओं के अनुकूल है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। भारत में धर्म हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। भारत में धर्म को एक कानून की तरह मान्यता प्राप्त है। भारत में धर्म लोगों को गलत काम करने से बचाता है, यानी कानून की मदद करने का काम करता है। तो हमारे भारतीय जीवन पद्धति में धर्म इतने अंदर तक समाहित है कि उनको हमारे जीवन से अलग रखना, राज्य के कल्याणकारी कार्यों से अलग रखना असंभव था। तो इसलिए हमने पॉजिटिव टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म अपनाया और राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन न देके सारे धर्मों के लिए काम करेगा, न कि राज्य और धर्म के बीच में कंप्लीट सेपरेशन होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब राज्य और धर्म के बीच में कैसा संबंध है, इस आधार पर तीन तरह के राज्य हो सकते हैं। एक एथिस्ट माफ कीजिएगा, एक एथिस्ट राज्य हो सकता है। एथिस्ट कहने का मतलब जो एंटी रिलीजन हो, जो धर्म के खिलाफ हो। दूसरा थियोक्रेटिक राज्य हो सकता है, ये प्रो रिलीजन होगा, यानी किसी न किसी धर्म को वो अपना आधिकारिक धर्म मानता होगा। जैसे पाकिस्तान में आप जाएंगे तो इस्लाम है, श्रीलंका है, बर्मा, इन सारे देशों में जो सरकार है, जो राज्य है, वो प्रो रिलीजन है, यानी धर्म के प्रति विशेष आग्रह रखती है। और तीसरा टाइप का स्टेट होता है सेक्युलर, जो कि न्यूट्रल होता है। राज्य और धर्म के बीच का जो संबंध होता है वो न्यूट्रल होता है, जैसे भारत में और यूएसए में। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वर्ड पे हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। अब डेमोक्रेटिक होने का क्या मतलब होता है? दरअसल हमारे संविधान की प्रस्तावना में, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक embracing political and social democracy both because political democracy cannot last without social democracy at the base। अब मैं आपको समझाता हूं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जो राजनीतिक और
सामाजिक दोनों प्रकार के लोकतंत्र को समाहित करता है, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं हो सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं ये जो स्लाइड है आप इसको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। आखिर राजनीतिक लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, सामाजिक लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? अब राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल यानी कि एक समान राजनीतिक अधिकार मिले होने चाहिए। जितने भी राजनीतिक ऑफिसर्स हैं उन तक उनकी समान पहुंच होनी चाहिए। ये राजनीतिक लोकतंत्र के तत्व हैं। वहीं जो सामाजिक लोकतंत्र है वो इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि समाज में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये तीनों रहे, क्योंकि इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब कैसे सोशल डेमोक्रेसी के बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती, मैं बताता हूँ। अगर समाज में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं है, उसके साथ एक समान व्यवहार नहीं होता है, तो क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वो किसी राजनीतिक ऑफिस तक उसी जज्बे के साथ पहुंच पाएगा जिस जज्बे के साथ समाज में कोई ऐसा वर्ग जिसको एक समान जिसके साथ अच्छा व्यवहार होता हो, जिसको स्वतंत्रता मिली हुई हो, है ना? उस वर्ग के समान क्या ये वर्ग हमारे राजनीतिक ऑफिस तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो जब तक सामाजिक रूप से समानता नहीं मिलेगी तब तक राजनीतिक अधिकारों में समानता की बात एक हास्यास्पद बात प्रतीत होती है। ये सिर्फ कहने की बात रह जाएगी कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, तब तक जब तक कि हम समाज में स्वतंत्रता सबको ना दें, समाज में समानता सबको ना दें और समाज में जब तक बंधुत्व कायम ना हो। अब सोचिए कि अगर समाज में फ्रेटर्निटी नहीं है, एक एक किसी खास वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों को दबा रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में सभी लोगों की एक समान राजनीतिक पहुंच हो पाएगी? क्या सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक उसके मूल में सोशल डेमोक्रेसी ना हो। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको इन चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पीछे करके दोबारा सुने, आपको समझ में आएगा और ये समझना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समझ विकसित हो, आप मेंस के आंसर को डील कर पाए, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज टॉपिक्स। आपको इनके बीच का जो सूक्ष्म अंतर है वो समझना पड़ेगा। आपको इनके बीच की समानता भी समझनी पड़ेगी और अंतर भी समझना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच के संबंध भी समझने पड़ेंगे, तभी आप जाके मेंस की आंसर राइटिंग कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, मतलब भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इंग्लिश में इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। जो डायरेक्ट लोकतंत्र होता है उसमें जो लोग होते हैं वही सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो जनता के हाथ में होती है। अब जनता अपने प्रतिनिधियों का सीधा सीधा चुनाव करते हैं, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये चार डिवाइसेस हैं जिसके माध्यम से जो जनता होती है, माफी चाहूंगा, जो जनता होती है वो सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करती है। अब ये डिवाइसेस क्या क्या है? पहला है माफी, इनिशिएटिव। एक्सक्यूज मी। जो पहला डिवाइस है वो है इनिशिएटिव, यानी जनता किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर खुद से एक इनिशिएटिव ले सकती है जिस पर संसद कानून बना सकती है। फिर जनता के पास रिकॉल का अधिकार होता है। रिकॉल का अधिकार का मतलब होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को वापस बुला सकती है अगर जनता को ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्रतिनिधि उनके हित के लिए काम न कर रहा। समझ में आया? तीसरी चीज है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता की राय जानने की कोशिश की जाती है इसके माध्यम से। इसको हिंदी में हम कहते हैं जनमत संग्रह तो रेफरेंडम को कहते हैं, परिपरीक्षा कहते हैं प्लेबिसाइड को। तो परिपरीक्षा में जनता की राय जानी जाती है, और रेफरेंडम में भी जनता का मत लिया जाता है। लेकिन प्लेबिसाइड में और रेफरेंडम में अंतर यह है कि जहां रेफरेंडम सरकार पर बाध्यकारी होता है वहीं प्लेबिसाइड सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। आपने सुना होगा ब्रिटेन में जब ब्रेग्जिट हुआ तो ब्रेग्जिट के लिए रेफरेंडम कराया गया। उसमें आधे से ज्यादा लोगों ने इस बात पर मत दिया कि ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। तो वहां पर रेफरेंडम हुआ था, और उसमें जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के बेस पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट को ब्रेग्जिट करना पड़ा, यूरोपीय यूनियन से बाहर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि रेफरेंडम सरकार पे बाध्यकारी होता है। फिर दूसरी जो डेमोक्रेसी है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता सीधे सीधे सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज नहीं करती।
जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होती है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करते हैं। अब इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट जनता करती है, ठीक बात है। अब इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो ना कुछ एक देशों में है, जैसे आपका स्विट्जरलैंड हो गया। बाकी मेन मुख्य देशों में, ज्यादातर देशों में हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही देखते हैं। तो इनडायरेक्ट, भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसमें भी प्रतिनिधात्मक संसदीय व्यवस्था वाली। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रतिनिधात्मक संसदीय लोकतंत्र है भारत में। ठीक है, आप समझ, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हमारे संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं? तो हमारे संविधान में रूल ऑफ लॉ की बात की गई है, जो हमारा डेमोक्रेटिक कैरेक्टर शो करता है। हमारे संविधान में पीरियोडिक इलेक्शन की बात की गई, यानी समय समय पर चुनाव होंगे, जो हमारे लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को दर्शाता है। फिर हमारे यहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यह भी हमारे डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को बताता है। तो ये था हमारा डेमोक्रेटिक वर्ड का एक्सप्लेनेशन। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है रिपब्लिक। अब पॉलिटी दो प्रकार की हो सकती है। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो मोनार्क हो सकता है, दूसरा रिपब्लिक हो सकता है। मोनार्क जैसा कि ब्रिटेन में है, वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हेरेडिटरी होता है, यानी वंशानुगत होता है। वहां पे एक राजा होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा या बेटी राजा बनेगी, और ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जो रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक जैसे कि इंडिया में है, इसके तीन अर्थ होते हैं। ध्यान रखना है आपको, रिपब्लिक होने के तीन अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि जो रिपब्लिक होता है उसमें हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, यानी जो राज्य का प्रमुख है, जो कि भारत में प्रेसिडेंट है, तो उसका चुनाव होता है। रिपब्लिक होने का दूसरा अर्थ यह है कि जो भी राजनीतिक संप्रभुता है वो लोगों में होती है, ना कि किसी इंडिविजुअल में। और फिर जहां रिपब्लिक होता है वहां पे प्रिविलेज्ड क्लास की अनुपस्थिति होती है, यानी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। ये तीन बातें हैं जो रिपब्लिक में होती हैं। अगर आपको ये लास्ट के दो याद ना भी रहे, फिर भी आपको पहला वाला तो हर हाल में याद रखना है कि रिपब्लिक होने का क्या मतलब होता है। रिपब्लिक होने का सीधा सीधा अगर आपको एक बात याद रखनी हो तो ये कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा, निर्वाचित राज्य का प्रमुख, बस। अब आपसे एक सवाल है, आपको यह बताना है कि रिपब्लिक बनने से पहले इंडिया का स्टेटस क्या था और इंडिया रिपब्लिक कब बना। ये आपके लिए सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज जस्टिस। अभी तक हमने क्या क्या वर्ड देख लिया? सोवरेंटी देख लिया, सोशलिस्टिक देख लिया, डेमोक्रेटिक देख लिया, रिपब्लिक देख लिया, और एक कौन सा वर्ड था? सेक्युलर देख लिया। ये पांच वर्ड हमने देखे। अब छठा वर्ड जो है वो है हमारा जस्टिस। अब जस्टिस तीन टाइप के होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है हमने रशियन रिवॉल्यूशन से बोरो किया है मैम, ये बस एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। अब ये जो तीनों टाइप के जस्टिस होते हैं इनका क्या अर्थ होता है, इनमें क्या अंतर है? जो सोशल जस्टिस होता है, यानी कि जो सामाजिक न्याय है, वो सभी नागरिकों के मध्य एक समान व्यवहार की बात करता है, बिना किसी भेदभाव के। किसी भी देश के नागरिक समान है, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो, भले ही उनका लिंग कुछ भी हो, उनका जन्म स्थान कुछ भी हो, वो सभी नागरिक एक समान है, उनके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है जितनी भी समाज में असमानताएं हैं, चाहे वो वेल्थ के आधार पर हो या इनकम के आधार पर हो या प्रॉपर्टी के आधार पर हो, इन सारी असमानताओं को एलिमिनेट करना, समाप्त करना, ये था हमारा इकोनॉमिकल जस्टिस। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि सभी नागरिकों को एक समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए और इन नागरिकों की एक समान पहुंच होनी चाहिए पॉलिटिकल ऑफिसेस तक। और साथ ही जो भी गवर्नेंस चल रहा है हमारे देश में, उन सब में एक समान इनकी वॉइस होनी चाहिए। एक समान वॉइस होने का मतलब कि समाज में जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व तो हमारे संसद में होना चाहिए। मोटा मोटा ये अर्थ होता है। अब सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस, इन दोनों को मिला के हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, इसको अनुपाती न्याय कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला वर्ड लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता। हालांकि लिबर्टी का एक सामान्य अर्थ उदारता भी होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ हमारा समानता है। अब लिबर्टी का मतलब अगर
जानना हो या लिबर्टी का अर्थ अगर आपको किसी को भी समझाना हो तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, यानी किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों की अनुपस्थिति। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों की अनुपस्थिति जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है, यानी उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन लिबर्टी का मतलब सिर्फ एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ही नहीं होता, इसके साथ साथ जो एक समान अवसर सबको प्रदान करने होते हैं, किसके लिए? अपने व्यक्तित्व के डेवलपमेंट के लिए। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए जिन अवसरों को प्रदान किया जाना चाहिए उन अवसरों को प्रदान किया जाएगा, साथ ही साथ उन व्यक्तियों पर जो रेस्ट्रेंट्स है, प्रतिबंध है, उनकी अनुपस्थिति होगी। ये होता है लिबर्टी का मतलब। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप इसको बार बार ध्यान से सुने और इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब हमारे प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में 5 लिबर्टीज की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे लिबर्टीज जो हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, यानी इन पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से युक्त युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आते हैं अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड इज इक्वलिटी, समानता। समानता का क्या अर्थ होता है? जैसे लिबर्टी का अर्थ था कि किसी भी इंडिविजुअल पर रेस्ट्रेंट्स का अब्सेंस, प्रतिबंधों की अनुपस्थिति, और साथ ही साथ किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए जिन अवसरों की जरूरत होती है उनको प्रदान करना। वैसे ही समानता का सीधा सीधा अर्थ आप ये बता सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी समानता का सीधा सीधा अर्थ ये है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होगी और किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के एक समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यही है समानता। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब 2 प्रकार की समानता की चर्चा हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है। एक तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की, यानी प्रतिष्ठा की समानता, और अवसर की समानता। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। अब राजनीतिक समानता को स्थापित करने वाले जो कुछ प्रोविजंस हैं, ये तो अभी हमने इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देखा, लेकिन हमारे यहाँ भी राजनीतिक समानता की बात की जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल जस्टिस भी हमारे प्रियम्बल का एक पार्ट है और ये हमारे संविधान के उद्देश्यों को बताता है। तो आर्टिकल 325, 326 और 39, ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं। और आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इन तीनों आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड, अगला वर्ड है वो है फ्रेटर्निटी, यानी बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है एक भाईचारे का भाव। अब हमारे संविधान में एकल नागरिकता की बात की गई है और ये एकल नागरिकता हमारे देश में बंधुत्व को प्रमोट करता है, बंधुत्व को बढ़ाता है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में आप देखेंगे जो कि आर्टिकल 51A में है, यह भी कहता है कि बंधुत्व को बढ़ाना है हमारे नागरिकों के बीच में, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि उनका धर्म क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनका क्षेत्र क्या है, उनका वर्ग क्या है, वो किस सेक्शन से आते हैं, सोसाइटी के किस सेक्शन से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस भाषा को बोलते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, इन सब के रिगार्डलेस देश में नागरिकों के बीच में फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब फ्रेटर्निटी को अश्योरेंस करने के लिए प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल इंडिविजुअल के डिग्निटी की बात करता है, प्रियम्बल यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन की बात करता है, और ये दोनों चीजें हमारे फ्रेटर्निटी को अश्योर करती हैं। ये जो इंटेग्रिटी वर्ड है मैं आपको बता दूं, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल किया गया था। अब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जिनको हम ट्रिनिटी कहते हैं, इनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। आप याद रखेंगे, आपसे कई बार ये पूछा पहले भी जा चुका है और ये बार बार पूछा जा सकता है। अब हमने देख लिया प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो क्या क्या हैं, फिर प्रस्तावना में जो कीवर्ड्स थे उनका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमारे लिए प्रस्तावना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात कि प्रस्तावना वो खिड़की है जिसके माध्यम से हम संविधान के अंदर झांक सकते हैं। अगर आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना तो आप सिर्फ प्रस्तावना को पढ़ के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं, हमारा संविधान किन पर्पज से बना है।
तो दैट इज वाई प्रियम्बल इज इंपॉर्टेंट। फिर प्रस्तावना में हमारे उन दर्शनों की बात है, उन मूल सिद्धांतों की बात है जिनके आधार पर हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। जैसे हमारे संविधान में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में बताया गया है। हमारे संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक, एक संप्रभु बताया गया, संप्रभु राज्य बताया गया, एक लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया। तो ये वो सारे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, और इन्हीं सिद्धांतों को बताने का काम हमारा प्रियम्बल करता है। फिर के एम मुंशी के बारे में बात करें तो इन्होंने प्रियम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ आवर रिपब्लिक कहा, हमारे गणराज्य का हॉरोस्कोप कहा। फिर ए के अय्यर ने कहा कि हमारी प्रस्तावना उन सारी बातों को बताती है, उन सारी बातों को एक्सप्रेस करती है जिनके बारे में हमने काफी लंबे समय से सोचा था या सपना देखा था। उन सारी बातों को प्रस्तावना समाहित किए हुए है। और अर्नेस्ट बार्गर ने तो कहा कि प्रस्तावना संविधान का कीनोट है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रस्तावना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इससे रिलेटेड डिबेट्स क्या है, कौन कौन से केसेस हुए, और अभी वर्तमान में प्रस्तावना का संविधान के एक भाग के रूप में क्या स्थिति है। तो सबसे पहले ना बेरूबारी यूनियनवाद, बेरूबारी यूनियन केस 1960 में यह प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 में फिर से यह मामला चर्चा में आया, और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन को बदल दिया, और इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक भाग है। और एलआईसी केस 1995 में भी प्रस्तावना को संविधान का एक भाग बताया और अपने केशवानंद भारती वाले मामले को दोहराया। ठीक है, तो ये 3 केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले बेरूबारी आया, उसके बाद केशवानंद भारती आया, और फिर एलआईसी आया। तो लास्ट के 2 में बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, वहीं बेरूबारी यूनियन में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया। अब हमें यहाँ पे 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि प्रस्तावना ना तो लेजिस्लेचर की शक्ति का स्रोत है, ना ही ये लेजिस्लेचर की शक्ति पे कोई प्रतिबंध लगाता है। यानी कि प्रस्तावना से हमारे विधायिका को कोई भी शक्ति नहीं मिलती, और न ही प्रस्तावना के आधार पर विधायिका की शक्ति पर कोई चोट की जा सकती है, कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और दूसरी चीज कि प्रस्तावना नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब कि अगर प्रस्तावना में जो भी बातें लिखी हुई है उसको लागू करने में सरकार चूक जाती है, तो हम सरकार के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। अब हमारा जो लास्ट एस्पेक्ट है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, यानी संविधान को प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब जब बेरूबारी यूनियन में ये बात सामने आई कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और संविधान में अगर संशोधन किया जा सकता है तो प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, तो केशवानंद भारती की वाद के बाद प्रस्तावना में संशोधन करना संभव हो पाया। और इसी के रिगार्डिंग अगले 3 साल में ही, यानी कि 1973 में केशवानंद भारती का केस आया था, और 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया, और प्रस्तावना में अभी तक का एकमात्र संशोधन किया गया, जिस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर यानी पंथनिरपेक्ष, और इंटेग्रिटी यानी अखंडता, ये 3 शब्द संविधान में प्रस्तावना में जोड़े गए। अब ये आर्टिकल 368 की यहाँ पे चर्चा है, तो मैं आपको बता दूं कि संविधान में संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसी के माध्यम से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आगे इसमें थोड़ी सी है, इसमें थोड़ा सा कैच है कि हम 368 के अलावा भी संविधान में संशोधन होता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ठीक है, हाँ, एक बात और कि जो भी संविधान में परिवर्तन होंगे, संशोधन होंगे, उन संशोधन को हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ध्यान में रखना होगा। कोई भी संशोधन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता, इसको भंग नहीं कर सकता। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि संविधान में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है, 1976 में। इस प्रकार अब ये हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। उम्मीद करता हूं कि मैं इसके सारे एस्पेक्ट्स को बता पाया हूँगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कुछ चीजें इसमें है कॉम्प्लेक्स है, जैसे जो सोशल जस्टिस होता है, डेमोक्रेटिक
सोशलिज्म और कम्युनिस्ट सोशलिज्म, इन दोनों में अंतर होता है। तो आप इन सब बातों को, आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होते चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। और एक बात और, अगर आपको इन सारे लेक्चर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरे इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक से जाके आप सीधा सीधा इन सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम अभी जो हमने 5 चैप्टर्स कवर किए हैं, इन 5 चैप्टर से जितने भी पीवाईक्यू हैं, अगली वीडियो में हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमने इन पांचों चैप्टर्स को जो पढ़ा है उसका एक रिवीजन भी हो जाए और हम ये भी समझ पाए कि हमने जिस तरीके से इन चैप्टर्स को पढ़ा है, क्या वो तरीका ठीक था, क्या उस तरीके से हमारे प्रश्न सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो चलिए, बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।